आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने पर टाइम चेंज होता है। यह कैसे डिसाइड किया जाता है कि कोई कंट्री टाइम में आगे है जबकि दूसरी कंट्री समय में कुछ घंटे पीछे चल रहा है। भारत का समय किस लाइन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है और कहां पर भारत में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में बात करेंगे ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, जिन्हें हिंदी में अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। पूरी पृथ्वी पर अगर किसी भी जगह की लोकेशन के बारे में पता करना हो तब हम कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से मिलकर बना हुआ एक नंबर होता है। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, अगर कोई टूरिस्ट या माउंटेनियर किसी जगह पर गुम हो जाता है, चारों तरफ माउंटेन्स हैं या फिर बर्फ की चादर है, ऐसे में जगह का पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। तब सर्च ऑपरेशन से पहले कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता लगाया जाता है। कोऑर्डिनेट्स उस जगह तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इनका बेनिफिट यह है कि अगर किसी जगह का लुक पूरी तरह से चेंज हो चुका है, जैसे किसी माउंटेन को अगर सर्दियों में बर्फ की चादर ढक लेती है, तब भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की मदद से उस लोकेशन तक पहुंचा जा सकता है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोऑर्डिनेट्स नंबर्स हैं, इसलिए इनमें लैंग्वेज की कोई बाधा नहीं आती। पूरी दुनिया का समय लैटिट्यूड से और लॉन्गिट्यूड के अनुसार चलता है। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। सबसे पहले जानते हैं ग्लोब के बारे में। हम जानते हैं कि पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है। इसकी सरफेस पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर मानव की प्रेजेंस नहीं है। एक ऐसा स्फीयर जिसका डायमीटर 12,000 किलोमीटर है और इसकी सरकमफ्रेंस लगभग 40,000 किलोमीटर है। यानी अगर आप पृथ्वी के सरफेस पर सीधी दिशा में लगभग 40,000 किलोमीटर चलते हैं तो उम्मीद है आप अपनी स्टार्टिंग जगह पर पहुंच जाएंगे। इतने बड़े ग्रह की सरफेस की स्टडी कर पाना और किसी भी जगह की लोकेशन का पता लगा पाना मुश्किल काम है, जिसके लिए हमें इसके एक छोटे रूप की आवश्यकता होती है, एक ग्लोब। एक ग्लोब छोटे रूप में पृथ्वी का ट्रू मॉडल है। ग्लोब पर पृथ्वी के कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, माउंटेन्स, कंट्रीज, सभी चीजों को छोटे रूप में उसी अनुपात में दिखाया जाता है जिस अनुपात में वे पृथ्वी की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कोई कॉन्टिनेंट आकार में किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से 2 गुना बड़ा है, यानी उनके बीच का अनुपात 1:2 है, तो इसी अनुपात को ग्लोब के ऊपर भी मेंटेन रखा जाएगा। चीजों को उसी रेशियो में छोटा किया जाता है। एक ग्लोब के अंदर से नीडल पास होती हुई दिखाई देती है। यह नीडल पृथ्वी के एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। इनमें से एक पॉइंट नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल के बारे में बताता है, लेकिन रियलिटी में पृथ्वी के अंदर कोई नीडल नहीं गुजरती है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, वैसे ही ग्लोब भी अपने एक्सिस पर थोड़ा झुका हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक ग्लोब पृथ्वी का ट्रू मॉडल है। ग्लोब के बीच से एक लाइन ड्रा की गई है जिसे इक्वेटर कहते हैं, और जो ग्लोब को 2 भागों में बांट देती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। ध्यान रखिएगा कि जितनी भी लाइंस के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, रियलिटी में पृथ्वी की सरफेस पर ऐसी कोई लाइन नहीं ड्रा की गई है। आपको ऐसे साइन या बोर्ड मिल सकते हैं कि कर्क रेखा यहां से गुजरती है, भूमध्य रेखा यहां से गुजरती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको प्रॉपर वे में पृथ्वी की सरफेस पर ड्रा किया गया है। तो हमने जाना इक्वेटर के बारे में, जो एक ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक था नॉर्थ हेमिस्फीयर और दूसरा साउथ हेमिस्फीयर। इक्वेटर के पैरेलल में जितनी भी लेटी हुई लाइंस होंगी, इनको लैटिट्यूड्स कहेंगे। याद रखने के लिए आसान है, लेटी हुई लाइंस लैटिट्यूड्स है। इनकी पोजीशन को डिग्री में मापा जाता है और इस डिग्री को मापा जाता है सेंटर से। जैसे हम एंगल को बढ़ाते जाते हैं 1, 2, 3, 20, 40, 60, ऐसे सर्कल की पोजीशन डिसाइड होती है कौन सी लाइन है किस डिग्री पर है। और जब यह एंगल 90 डिग्री हो जाता है तब आते हैं पोल। नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर है नॉर्थ पोल और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर है साउथ पोल, यानी दोनों पोल इक्वेटर के 90 डिग्री पर हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर जितने भी सर्कल बनेंगे उनकी वैल्यू के पीछे या कहें डिग्री के पीछे एन लगा देंगे, एन यानी नॉर्थ। और जो सर्कल साउथ हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट हैं उन वैल्यू के पीछे एस लगा देंगे, एस यानी साउथ। अब मान लो किसी लैटिट्यूड की वैल्यू दी गई है, तो हम उसके नाम के पीछे लगे अल्फाबेट से यह पहचान सकते हैं कि वह लैटिट्यूड किस हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। इक्वेटर के पैरेलल जितने भी लैटिट्यूड के सर्कल बनाए जाएंगे, इक्वेटर से दूर जाने पर उनका साइज छोटा होता जाता है। जैसे बात करें आर्कटिक सर्कल की, तो इसका साइज
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से छोटा होगा। इनके बारे में आगे जानेंगे। हमने जाना कि लैटिट्यूड क्या होते हैं। इन लैटिट्यूड में से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमें याद रखना है। आपने कर्क रेखा का नाम सुना होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से जो लाइन गुजरती है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके अपोजिट है 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में जो लाइन गुजरती है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में मकर रेखा। इन दोनों लाइंस के बीच में जो एरिया आता है इसे कहते हैं टोरिड जोन। इस रीजन में सूर्य साल में एक बार दोपहर में सर के ठीक ऊपर होता है, जिस वजह से इस रीजन को ज्यादा हीट मिलती है। कम एरिया में अगर ज्यादा लाइट मिल रही है तो उस एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए इसे टोरिड जोन कहते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर जो लाइन है उसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल, उत्तर ध्रुववर्त। नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर दो लाइन इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी 23.5 डिग्री पर, जबकि आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री पर। इन दोनों के बीच में जो एरिया है इसको कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। ये वो रीजन है जहां पर सूर्य दिन के समय कभी भी सर के ऊपर नहीं होता। इस रीजन में सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती हैं, जिस वजह से इस रीजन को कम हीट मिल पाती है और इसका टेम्परेचर मीडियम रहता है। अब चलते हैं साउथ हेमिस्फीयर के अंदर। यहाँ भी दो लाइन इंपॉर्टेंट हैं। 23.5 डिग्री पर था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री पर है आर्कटिक सर्कल। इनके बीच के रीजन को कहते हैं साउथ टेम्परेट जोन। ऐसा रीजन जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती हैं और जहां का टेम्परेचर मीडियम बना रहता है। और दोनों ही हेमिस्फीयर के अंदर 66.5 डिग्री से ऊपर जब हम जाते हैं तो रीजन आता है फ्रीजिड जोन। यहाँ ठंड ज्यादा होती है क्योंकि अगर कोई पोल सूर्य की तरफ झुका हुआ है केवल तभी वहां सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, वह भी केवल तिरछी, सबसे कम हीट के साथ। इस रीजन को सबसे कम हीट मिल पाती है और कोई भी पोल सूर्य की तरफ या तो 6 महीने के लिए रहता है, उस समय में वहां पर दिन रहेगा, जबकि दूसरा पोल लगभग 6 महीने तक सूर्य से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऐसे में वहां पर लगभग 6 महीने तक रात रहेगी। फ्रीजिड जोन का मोस्टली एरिया बर्फ से ढका रहता है और यहाँ का एनवायरनमेंट आम लोगों के रहने लायक नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा आबादी देखने को नहीं मिलती। लेकिन यह एरिया रिसर्च के लिए अच्छा है, तो यहाँ कई कंट्रीज ने अपने रिसर्च स्टेशन बनाए हुए हैं। जैसे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है जो साउथ पोल के पास है, यहाँ इंडिया के भी रिसर्च स्टेशन है। इस कॉन्टिनेंट का एरिया लगभग 14 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी मोस्टली सरफेस बर्फ की चादर से ढकी रहती है, जो विकिपीडिया के अनुसार 1.9 किलोमीटर मोटी है। बर्फ की चादर की मोटाई लगभग 2 किलोमीटर मोटी है। यह हमने जाना लैटिट्यूड के बारे में और पृथ्वी के कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स के बारे में। क्या हम केवल लैटिट्यूड से किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं? उदाहरण के लिए टोंगा आइलैंड और मॉरिशस आइलैंड, ये दोनों ही 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर प्रेजेंट हैं। तो क्या केवल इतनी सी नॉलेज के साथ हम इनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं? 20 डिग्री लैटिट्यूड पर टोंगा आइलैंड मॉरिशस आइलैंड के कंपैरिजन में ईस्ट डायरेक्शन में है या वेस्ट डायरेक्शन में, हमें यह पता नहीं चलता। कोऑर्डिनेट को और अच्छा बनाने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड की आवश्यकता पड़ती है। लॉन्गिट्यूड वे लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। लैटिट्यूड्स के अंदर जैसे हमारे पास इक्वेटर एक रेफरेंस होती थी, वैसे ही सभी कंट्रीज ने डिसाइड किया कि लॉन्गिट्यूड में भी एक रेफरेंस लाइन होगी जिसे प्राइम मेरिडियन कहेंगे और यह लाइन ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरेगी जो ग्रीनविच लंदन के अंदर है। इसकी वैल्यू होगी 0 डिग्री। इससे दूर जाने पर डिग्री की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ईस्ट डायरेक्शन में जाने पर वैल्यू के पीछे ई अल्फाबेट लगा दिया जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में जाने पर वैल्यू के पीछे डब्ल्यू अल्फाबेट लगा दिया जाएगा। लॉन्गिट्यूड में अभी तक हमने यह जाना कि एक रेफरेंस लाइन है जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जिसकी वैल्यू 0 डिग्री है। इससे ईस्ट डायरेक्शन में जाने पर डिग्री की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है और इसके पीछे ई अल्फाबेट लगता है, और इससे वेस्ट डायरेक्शन में जाने पर इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है और वैल्यू के पीछे डब्ल्यू अल्फाबेट लगता है। जब आप प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल पीछे 180 डिग्री पर पहुंचते हैं तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों सेम लाइन पर होंगे, बिल्कुल प्राइम मेरिडियन के पीछे। अगर लॉन्गिट्यूड की संख्या की बात करते हैं तो टोटल लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं 360। अब आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिलाकर किसी भी जगह की लोकेशन को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। जैसे हमने बात की थी टोंगा आइलैंड और मॉरिशस आइलैंड के बारे में, दोनों ही आइलैंड 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर प्रेजेंट थे। अब लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो टोंगा आइलैंड 175 डिग्री वेस्ट में प्रेजेंट है और मॉरिशस आइलैंड
आइलैंड 57 डिग्री ईस्ट पर प्रेजेंट है। अब अगर आपको प्राइम मेरिडियन से मॉरिशस आइलैंड की तरफ जाना है तो आप ईस्ट डायरेक्शन में चलेंगे, और अगर आपको टोंगा आइलैंड जाना है तो आप वेस्ट डायरेक्शन में चलेंगे। ऐसे आप जल्दी से जल्दी लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। असम के अंदर है धुबरी, एक जगह है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब आप आसानी से इस जगह का पता लगा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि कैसे प्राइम मेरिडियन से पूरी पृथ्वी का टाइम डिसाइड होता है। हम जानते हैं कि सूर्य ईस्ट से उदय होता है, यानी अगर कोई जगह प्राइम मेरिडियन के कंपैरिजन में ईस्ट में प्रेजेंट है तो वह सूर्योदय को पहले देखेगी, और अगर कोई जगह है प्राइम मेरिडियन के कंपैरिजन में वेस्ट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, वहां सूर्योदय लेट दिखाई देगा। इसका अर्थ यह होता है कि जो जगह ईस्ट में प्रेजेंट है वह टाइम में आगे है, और जो जगह वेस्ट में प्रेजेंट है वह टाइम में पीछे है। अब टाइम में कितना आगे कितना पीछे, इसके लिए हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। पृथ्वी को अपने एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है, यानी पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे में घूम जाती है। अगर 360 को 24 से डिवाइड करते हैं तो एक घंटे में घूमने की डिग्री आती है 15। पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री रोटेशन करती है। अगर कोई जगह 15 डिग्री ईस्ट में प्रेजेंट है तो वह समय में एक घंटे आगे होगी। अगर कोई जगह 15 डिग्री वेस्ट में प्रेजेंट है वह समय में एक घंटे पीछे होगी। अब अगर 15 डिग्री रोटेशन 60 मिनट के अंदर करती है तो एक डिग्री में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। अब इंडिया और लंदन के टाइम को कंपेयर करते हैं। ग्रीनविच लंदन 0 डिग्री पर है और भारत इसके कंपैरिजन में 82.5 डिग्री ईस्ट में प्रेजेंट है। दोनों जगह के बीच में 82.5 डिग्री का अंतर है। एक डिग्री से समय में 4 मिनट का डिफरेंस आता है। 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर यह आते हैं 330 मिनट, यानी 5 घंटे 30 मिनट। भारत लंदन से 5 घंटे 30 मिनट समय में आगे है। अगर लंदन में दिन के 12 बजे हैं तो इंडिया में तब शाम के 5:30 का समय होगा। ऐसे ही अगर कोई कंट्री प्राइम मेरिडियन से वेस्ट में प्रेजेंट है तो उसका समय लंदन के कंपैरिजन में पीछे हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि किसी कंट्री का समय कैसे डिसाइड होता है और कौन सी कंट्री समय में आगे होगी और कौन सी कंट्री समय में पीछे होगी, यह कैसे देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक फैला है, जो डिस्टेंस आती है 2933 किलोमीटर। इंडिया का सबसे वेस्ट में स्टार्टिंग पॉइंट है गुहार मोती, गुजरात के कच्छ में एक छोटा सा गांव है, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश में एक कस्बा है। हमने जाना था कि किन्हीं दो जगह के बीच में अगर 1 डिग्री का अंतर भी आता है तो उनके बीच में समय में 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। और यहाँ पर गुहार मोती गुजरात से किबिथु अरुणाचल प्रदेश तक 97 - 68 29 डिग्री का अंतर आता है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर यह आता है 116 मिनट, यानी लगभग 2 घंटे। अरुणाचल प्रदेश का किबिथु कस्बा गुजरात के गुहार मोती से लगभग 2 घंटे पहले सूर्य को उदय होते हुए देखेगा, यानी किबिथु समय में 2 घंटे आगे है। अगर हम ऐसे टाइम को डिसाइड करते हैं तो इंडिया के हर एक स्टेट में अपना एक अलग टाइम होगा। आपको हर स्टेट में ट्रैवल करते समय वहां का टाइम देखना पड़ेगा। मान लीजिए आप रहते हैं गुजरात में और आपको ऑनलाइन मीटिंग करनी है अरुणाचल प्रदेश के किसी स्टूडेंट के साथ। मीटिंग का टाइम रखा गया है सुबह 10 बजे। स्टूडेंट आपका अरुणाचल प्रदेश के टाइम के अनुसार सुबह 10 बजे वेट करेगा, तब तक आपके गुजरात में सुबह के 8 बजे होंगे, और जब तक आपके स्टेट में 10 बजेंगे तब तक अरुणाचल प्रदेश में 12 बज चुके होंगे। ऐसे में हर स्टेट की पब्लिक टाइम की कैलकुलेशन में परेशान रहेगी। इसलिए अच्छा है कि हमारी कंट्री का टाइम बीच के किसी लॉन्गिट्यूड से डिसाइड हो। तो हमने चूज किया 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसके अकॉर्डिंग ही हमारे 28 स्टेट्स और 8 केंद्र शासित प्रदेश का समय डिसाइड होता है, और इसे हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहेंगे। इसके टाइम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहेंगे IST, और जो प्राइम मेरिडियन है जो ग्रीनविच के पास होती है इसके टाइम को ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, शॉर्ट में GMT। कई बार आप मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में टाइम की सेटिंग करते हैं तब आपने देखा होगा कि GMT + 5:30 यह इंडिया के समय को बताता है।
क्या ऐसी भी कोई कंट्री है जिसके पास है एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम है? सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम का रिकॉर्ड रशिया के नाम है। रशिया का साइज इतना बड़ा है कि इस एक कंट्री में 11 स्टैंडर्ड टाइम फॉलो किए जाते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड यहीं पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।